गुड मॉर्निंग। हाँ, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक वर्किंग कैपिटल। चैप्टर जो आपको मॉड्यूल में है उसी का एक सब पार्ट जिसका नाम भी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अगेन इस चैप्टर को समझने से पहले हम समझ लें कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल। मैनेजमेंट वर्ड क्यों जुड़ा, अगेन समझेंगे हम। पहले इस चैप्टर की थीम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इस वर्किंग कैपिटल चैप्टर में आप करने क्या वाले हो। तो पहले इसका मीन बताओ मुझे कि वर्किंग कैपिटल का मीन क्या है। क्या डे टू डे एक्टिविटी की कैश नीड वर्किंग कैपिटल है। श्योर, मतलब आप डे टू डे ऑपरेशन में जो भी करने वाले हो वो सब वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में आखिर करेंगे क्या। पहले इस चैप्टर की थीम पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्यों ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, हाँ, जैसे आपको कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी बिजनेस वट एवर यू वांट। आप इंदौर में घूमने जाते हो और जैसे ही घूमने जाते हो 56 पे भीड़ देखते हो रेस्टोरेंट को, और रेस्टोरेंट पे खाने से ज़्यादा आपका ध्यान भीड़ पे होता है। बोले यार 2-5 मिनट में तो हम उसके पूरे साल के इनकम की कैलकुलेशन कर लेते हैं। राइट कि यार 10 मिनट में 10 कस्टमर हमें दिख गए, 1 घंटे में इतने, पूरे दिन में इतने, पूरे साल में इतने, पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं। राइट, तो क्या करते हो फिर आप सोचते हो यार चलो रेस्टोरेंट बिजनेस में एंट्री ले ली जाए, यार अच्छा बिजनेस है, अच्छी कमाई है। राइट, आपने एंट्री लेने की सोची। और जब भी आप किसी बिजनेस में एंट्री लेने की सोचते हो ना, तो आप उस बिजनेस को ऑब्जर्व करने वापस से जाते हो, और कुछ रोटेशन आपका ऐसा ही कुछ होता है। ध्यान से सुन, अपने ऊपर अप्लाई करके देखना कि आप फिर उस रेस्टोरेंट पे जो खोलने की सोच रहे हो वहाँ बार बार जाओगे। इस पर्पज से नहीं है कि वहाँ का फूड खाना है, इस पर्पज से कि वहाँ ऑब्जर्व करना है यार कि ये हो क्या रहा है, क्या क्या इक्विपमेंट्स इनके पास है। राइट, कैसा इंटीरियर इन्होंने किया हुआ है, कितने एम्प्लॉई इनके पास है, समझ पा रहे हो, कितने टेबल चेयर्स है। ये सब ऑब्जर्व करते हो, आप एक लिस्ट बना लेते हो। ठीक है, सारे यूटेंसिल्स, फर्नीचर्स, कितने एसी लगे हुए हैं। राइट, वो सब आपने माइंड में नोट कर लिया। राइट, हर एक चीज़ घर पे जाके वापस लिख भी ली। लेकिन एक चीज़ आपको बिजनेस में कभी नहीं दिखेगी, आप डेली जाओगे तो भी नहीं दिखेगी कि यहाँ डेली कितना वेजिटेबल आ रहा है, कितना पनीर आ रहा है, कितना मिल्क आ रहा है। समझ पा रहे हो क्या, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। ये चीज़ जनरली पब्लिकली दिखती नहीं है। समझ पा रहे हो क्या। इस चैप्टर में फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है कि इस बिजनेस को आप ऑब्जर्व करो तो दिख जाएगा कि इस बिजनेस में कितने प्लांट एंड मशीनरी है, कितने फर्नीचर एंड फिक्चर्स है, कितने इक्विपमेंट्स हैं। लेकिन उसकी रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी में कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं शायद वो दिखते नहीं है। समझ पा रहे हो। इन प्रैक्टिकल लाइफ वो केवल एक्सपीरियंस से समझ आएगा कि कितना वर्किंग कैपिटल रखना चाहिए। बट ये चैप्टर कुछ ना से कुछ बेहतर है। समझ पा रहे हो आप। ये चैप्टर आप डे टू डे एक्टिविटी के एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करने जाओगे तो कुछ हद तक हेल्प करेगा। मैं बोल रहा हूँ 100% हेल्प नहीं करेगा क्योंकि ये एक्सपीरियंस के बिना नहीं आ सकता, लेकिन कुछ हद तक ये चैप्टर आपकी हेल्प करेगा। आपको ये आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा क्या, कि हम डे टू डे एक्टिविटी में कितने पैसे इस बिजनेस में लगाएं। समझ पा रहे हो क्या। 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं बिजनेस में। कौन कौन से। एक फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक रेकरिंग रेगुलर बेसिस का इन्वेस्टमेंट। ये वाला रेकरिंग वाला है। और इस रेकरिंग को आइडेंटिफाई करने के कुछ मेथड्स, कुछ तरीके इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। चैप्टर की थीम समझ आ गई क्या। श्योर। तो हम बढ़ते हैं कि इस चैप्टर के कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी कवर करते हैं और इससे अंडरस्टैंडिंग लेवल भी हमारा बढ़ेगा। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के कुछ टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स। एक होता है अकॉर्डिंग
टू वैल्यू और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू टाइम। एक नाम मैं बताऊंगा, दूसरा नाम आप ऑटोमेटिकली जज कर लोगे। अकॉर्डिंग टू वैल्यू में 2 नाम है और यहाँ पे भी 2 नाम है। मैं एक ही बताऊंगा, दूसरा आप जज कर लोगे। अकॉर्डिंग टू वैल्यू में जो वर्किंग कैपिटल है वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो दूसरा क्या होगा नेट वर्किंग कैपिटल। एक यहाँ बताता हूँ मैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल, तो दूसरा क्या होगा टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। ये नाम तो समझ आया, लेकिन क्या मीन क्या है इनका समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि इनका मीन क्या है। ठीक है, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल को हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। लाइफ में जब भी आपने कोई नेट चीज़ निकाली होगी, जब भी, तो वो ग्रॉस में से कुछ लेस करके ही निकाली क्या? सोच समझ के बताओ कि जब भी आपने कोई भी नेट वर्किंग कैपिटल नहीं बोल रहा, नेट कुछ भी, तो ग्रॉस में से कुछ लेस हो क्या आया? श्योर है? तो मैं यहाँ नेट का फॉर्मूला लिखता हूँ जो आपने हमेशा लिखा है, आप ग्रॉस उससे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। अब तक वर्किंग कैपिटल आपने कैसे कैलकुलेट किया? एक फॉर्मूला रटा हुआ है, आज उसका मीन लॉजिक भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या फॉर्मूला रटा हुआ है आपने? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी पढ़ा है क्या? इसका मतलब नेट वर्किंग कैपिटल होता है। तो फिर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है? सोच समझ के बताना। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होगा? नेट ग्रॉस में से कुछ लेस करके आता है, और यहां क्या लेस हो रहा है? करंट लायबिलिटी। मतलब ग्रॉस क्या रहा होगा? ओनली करंट असेट्स। सिंपल। केवल करंट असेट आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है, और करंट असेट में से करंट लायबिलिटी लेस कर दिया जाए तो नेट वर्किंग कैपिटल है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि यार रट्टा मार रहे हैं हम, लॉजिकली तो नहीं समझ आ रहा, रट्टा ही लग रहा है यार कि हाँ ठीक है हो गया। हम लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं इसको एक एग्जांपल से। मान लो कि आपका एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम आने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम। अब जब इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की आप लॉन्चिंग करोगे, यहाँ बनाता हूँ बैलेंस शीट, राइट। उसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के एग्जांपल को मैं आगे भी कैरी करूँगा परमानेंट और टेम्पररी में समझने के लिए भी। तो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का आने वाला है, कोई भी बिजनेस आने वाला है, हमने इलेक्ट्रॉनिक माना है, आप कुछ और भी मान सकते हो। तो उसमें देखो कि यहाँ कुछ करंट असेट्स होती है क्या बैलेंस शीट में? करंट असेट में कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी क्या? कि बोले यहाँ डेटर्स, स्टॉक में भी फिर 3 हो जाएंगे। कौन कौन से? रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। समझ पा रहे हो? कैश। या आप एस्टिमेट कर रहे हो कि ये इतने, क्योंकि आप तो लाने वाले हो, अभी बिजनेस स्टार्ट थोड़ी हुआ है, आने वाला है। तो आप एस्टिमेट कर रहे हो कि इतना इतना आपका जो है वो डेटर्स रहेगा, स्टॉक रहेगा, कैश रहेगा। तो क्या इनमें पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या? रॉ मटेरियल मेंटेन करने के लिए इतना रॉ मटेरियल आपको मेंटेन करना है, इट मीन्स आपको पैसा लगाना पड़ेगा, इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। WIP इतना आपको मेंटेन करना है, फिनिश गुड्स इतना आपको मेंटेन, तो इन सब में पैसे के, कैश आपको कैश या बैंक बैलेंस इतना मेंटेन करके रखो। मतलब डेटर्स में कैसे ज़रूरत पड़ेगी? डेटर्स को सेल जब करने जाओगे तो कुछ खरीदोगे तो सही ना, उनको बेचने के लिए, तो खरीदने के लिए तो पैसा लगाना। समझ पा रहे हो? तो इतने पैसे की ज़रूरत आपको डेटर्स में भी होगी। मतलब ये वो अमाउंट है, ये वो टोटल अमाउंट है। लेट्स से मैं मान लेता हूँ इसको 1 लाख रुपए, इन सब का टोटल। तो 1 लाख रुपए की आपको इस बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटी में ज़रूरत है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है कि इतने की जितने की बिजनेस में ज़रूरत है उसको बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए आपको इस बिजनेस में चाहिए। लेकिन कुछ लोग मसीहा बन के आते हैं और हमारी मदद करते हैं। जिस रॉ मटेरियल के लिए हम बोल रहे थे कि यार इतने पैसे की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए एक बंदे ने बोल दिया यार आप तो उधार ले जाओ।
आप तो वो मटेरियल उधार ले जाओ, थोड़े दिन बाद पैसा देना। मतलब जिस रॉ मटेरियल में यहाँ पे हमने कुछ पैसा सोचा था, वो पैसे की अब जरूरत ही नहीं है क्योंकि सामने वाला उधार दे रहा है। समझ पा रहे हो? कुछ कैश बैलेंस हमने रखा था कि यार कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, और वहां पे भी कुछ लोग मसीहा बन के आए और उन्होंने बोला हमें आप थोड़े दिन बाद भी पैसा दोगे तो चलेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, राइट। तो जिसके लिए हम कैश बैलेंस मेंटेन करने का सोच रहे थे कि इतना खर्चा करेंगे, वो खर्चा तो अब करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो खर्चा हो तो जाएगा लेकिन पैसा भी देना नहीं है। मतलब 1 लाख रुपए की हमें जरूरत थी इस बिजनेस को करने के लिए, और लेट्स से कि इन सब का टोटल 25,000 है। तो 25,000 की मदद तो हमें मिल गई। समझ पा रहे हो? 25,000 की हेल्प तो हमें मिल गई। अब हमारी पॉकेट से कितने पैसे लगाने? 1 लाख की जरूरत थी, 25,000 कुछ लोगों ने हेल्प कर दी, तो हमारी पॉकेट से कितना लगेगा? 75,000। दिस इज द मीन ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। समझ पा रहे हो? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल वो है जितनी पैसे की बिजनेस को जरूरत है, और नेट वर्किंग कैपिटल वो है जो पैसा, उस जरूरत में से जो पैसा हमें हमारी पॉकेट से लगाना है। समझ पा रहे हो क्या? वापस रिपीट कर रहा हूं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन बिजनेस, और नेट वर्किंग कैपिटल की उस रिक्वायरमेंट में से हम हमारी पॉकेट से कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। 100% क्लियर है क्या? राइट। आज तक रट्टा मारा आपने करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी का, आज लॉजिकली भी क्लियर हो रहा है? श्योर, लॉजिकली क्लियर है। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। नाम से कुछ क्लियर हो रहा है क्या? परमानेंट वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, बताओ? परमानेंट वर्किंग कैपिटल ऐसी कैपिटल जो बिजनेस में रहेगी ही, ठीक है। और कोई आंसर? यही सभी का आंसर? ये बिल्कुल ठीक है। ऐसी कैपिटल जो बिजनेस में इन्वेस्टेड ही है, नाम से क्लियर हो रहा है। बट अगर लिखने के लिए जाए, एग्जाम में अगर लिखना हो आपको, तो कैसे लिखोगे? तो कैपिटल जो बिजनेस में लगेगी ही लगेगी, ऐसी कैपिटल जो बिजनेस में लगी ही रहेगी, उसको अलग वे में बोलना, अल्टीमेट मीन वही है, बट उसको अलग वे में बोलना चाहूँ तो कहना है इससे मिनिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। कितना मिनिमम लेवल पे इन्वेस्टमेंट रहेगा? श्योर, मिनिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल क्या होगी? टेम्पररी वर्किंग कैपिटल इस मिनिमम से कम और ज्यादा कि केवल ज्यादा? मिनिमम से कम होने का तो सवाल ही नहीं ना, क्योंकि वो तो मिनिमम लेवल है। अगर कम करना है तो आप मिनिमम को कम करो फिर। समझ पा रहे हो क्या? तो मिनिमम लेवल से बिलो तो नहीं जा सकते, अबाव ही जा सकते। तो ये टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का मतलब है ओवर एंड अबाव परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ये PwC बिग 4 वाला नाम नहीं है, मैंने परमानेंट वर्किंग कैपिटल को शॉर्ट में लिखा है, राइट। तो आप लोगों को पहले ही बता रखा है मैंने कि शॉर्ट फॉर्म आप लोगों के लिए अलाउड नहीं है। मैं लिख सकता हूँ, मुझे एग्जाम देना नहीं, ठीक है। अभी भी समझ नहीं आया? ठीक है, हाँ मतलब समझ आ गया। मिनिमम लेवल ओवर एंड प्रैक्टिकल समझाओ यार, ऐसे नहीं समझ आता हमको। ठीक है भैया, प्रैक्टिकल समझो। जैसे हमने करंट एसेट, करंट ग्रॉस और नेट को समझा, तो वैसा प्रैक्टिकल इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। उसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के एग्जाम्पल को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ कि मान लो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जो है वो आपने खोला, ठीक है। उसमें जब इनॉग्रेशन आप करोगे, ध्यान से सुनना कि इनॉग्रेशन जब आप करोगे, आप भले ही कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिकेगा गुड्स कि नहीं बिकेगा, लेकिन मिनिमम लेवल पे कुछ स्टॉक तो आपको रखना पड़ेगा ना डेमो में, कि 2 मोबाइल, 2 टीवी, 2 AC, 2 फ्रिज, 3 मोबाइल, 3 AC, जो जैसा आप सोचते हो मिनिमम लेवल पर रखना पड़ेगा। कि पोस्टर्स लगा दोगे आप कि बोले ये देखो ये रेड कलर का फ्रिज बहुत अच्छा दिख रहा है, राइट, ये ग्रीन कलर का फ्रिज बहुत अच्छा दिख रहा है, ये AC देखो। अगर कोई बंदा बोलेगा यार AC चला के बताओ, तो रखना तो पड़ेगा यार। अगर हमें गुड्स बेचना है, हमें बिजनेस करना है, तो कुछ मिनिमम स्टॉक तो हमें रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो क्या? वो मिनिमम की डेफिनेशन आपकी, आपको जैसा ठीक लगे उतना मिनिमम रखो, लेकिन रखना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है कि भैया इतना तो रखना ही है, बिके कि ना बिके। फिर टेम्पररी वर्किंग कैपिटल क्या है?
मान लो आपने शोरूम का जो इनॉग्रेशन किया, लेट्स से वो किया सितंबर में, ठीक है। फिर 1 महीने बाद सितंबर में आपने मिनिमम स्टॉक रखा, 2 मोबाइल, 2 टीवी, 2 एसी, 2 फ्रिज, और उसके बाद अक्टूबर और नवंबर, समटाइम्स अक्टूबर समटाइम्स नवंबर में दिवाली आई, ईद आई, क्रिसमस और फिर न्यू ईयर, मतलब फेस्टिव सीजन आ गया। तो क्या उस टाइम 2 मोबाइल, 2 टीवी, 2 एसी, 2 फ्रिज से काम चल जाएगा क्या? बताओ, क्या उस टाइम 2 मोबाइल, 2 टीवी, 2 एसी, 2 फ्रिज से काम चल जाएगा? नहीं, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, लोगों की हैबिट डेवलप हो चुकी है कि फेस्टिव सीजन पे कुछ नया खरीदना है, राइट? समझ पा रहे हो क्या? कि फेस्टिव सीजन पे लोग बाहर निकलेंगे ही कुछ खरीदने के लिए। अब उसमें अगर आपने मान लो, चलो ठीक है ना, आपने सोच लिया कि नहीं हम तो 2 मोबाइल, 2 टीवी, 2 एसी, 2 फ्रिज से भी काम चला लेंगे, जैसे ही खत्म होगा नया स्टॉक लिखवा लेंगे। बोले ठीक है, आपके पास कस्टमर आए, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हुआ, कस्टमर आया, आपका पूरा स्टॉक हो गया खाली। पूरा स्टॉक जैसे ही खाली हुआ, आपने सप्लायर को फ़ोन लगाया कि भाई 2 टीवी, 2 मोबाइल, 2 एसी, 2 फ्रिज और पहुंचा देना। तो सप्लायर का जवाब सुनना। सप्लायर का जवाब क्या होगा? वो बोलेगा सर अभी सीजन टाइम चल रहा है, आपको थोड़े दिन पहले ऑर्डर लिखवा देना था। फिर भी आपसे मेरे संबंध बड़े अच्छे हैं, राइट? वैसे तो 15 से 20 दिन की वेटिंग चल रही है, बट मैं आपको 5 दिन में 5 दिन में सारी चीज़ें पहुंचा दूंगा। लेकिन 5 दिन तक आपकी दुकान पे कोई स्टॉक, आपके शोरूम पे कोई स्टॉक नहीं होगा। और जब कस्टमर उस 5 दिन के बीच में आएगा आपके पास और आपकी दुकान पे कोई स्टॉक नहीं मिला, तो मार्केट में एक न्यूज़ फैल जाएगी। वो न्यूज़ क्या फैलेगी? कि इस शोरूम में स्टॉक आउट हो गया है, शोरूम में स्टॉक खत्म हो गया है। तो उसके बाद आ भी जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं वो न्यूज़ मार्केट में फैली हुई, तो कस्टमर्स आपके दरवाजे पे आने से रुकेंगे और वो कहीं और से खरीद लेंगे। समझ पा रहे हो क्या? फेस्टिव सीजन में स्टॉक ज़्यादा मेंटेन करने का ये रीज़न होता है कि सप्लायर भी टाइम पे आपको कुछ नहीं दे पाएगा। श्योर, समझ पा रहे हो? तो उस फेस्टिव सीजन में आपको टेम्परेरीली, क्योंकि 4 महीने का फेस्टिव सीजन है, 3 महीने का फेस्टिव सीजन है, तो टेम्परेरीली आपको क्या करना है? आपकी पॉकेट से या बैंक से कहीं से भी कुछ पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना है, ताकि आप स्टॉक खरीद पाओ। और जैसे ही फेस्टिव सीजन खत्म हुआ, वो पैसा वापस से बिजनेस से निकाल लो और रेगुलर 2 मोबाइल, 2 टीवी, 2 एसी, 2 फ्रिज पे आ जाओ। समझ पा रहे हो? तो ये परमानेंट और टेम्पररी का लॉजिकल मीनिंग समझ आ गया क्या? 100% आ गया। ठीक है, परमानेंट और टेम्पररी में मैं कुछ चार्ट बनाने की कोशिश करता हूं। मुझे बताना, उस चार्ट को समझा के बताना। मान लो मैं यहाँ टाइम पीरियड ले रहा हूँ, टाइम पीरियड मतलब 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो परमानेंट की लाइन कुछ ऐसी होगी क्या? क्योंकि वो तो फिक्स है। और टेम्पररी की लाइन कुछ ऐसी होगी क्या? कभी कम कभी ज्यादा। श्योर। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस चार्ट में कुछ टेक्निकल एरर है। आप लोग बता सकते हो सोच समझ के कि टेक्निकल एरर क्या है? क्या है बताओ? टेम्पररी की शुरुआत परमानेंट के ऊपर से नहीं, वो तो होगी, टेम्पररी परमानेंट के अबाउ है। और इस चार्ट में कोई टेक्निकल डाउट? टेम्पररी कभी कम कभी ज़्यादा हो रही है, नहीं होगा ऐसा? नहीं, ऐसा भी होगा। ठीक है ना, मतलब सीजनल टाइम खत्म हुआ तो हम वापस टेम्पररी को ख़त्म कर देंगे, सीजन टाइम चालू हुआ तो वापस हो सकता है उसके अभाव नीचे कितना भी हो सकता है। टेम्पररी मतलब ठीक जा रही है उसकी लाइन, मुझे गलत नहीं दिख रही। और कोई?
परमानेंट वर्किंग कैपिटल, हाँ बोलो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो है वो समय के साथ साथ वो भी तो बढ़ेगी। समझ पा रहे हो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक शोरूम कभी किसी दिन ऐसा भी तो होगा कि आपका मिनिमम स्टॉक ही 50, जैसे आप यहाँ इंदौर में लोटस का एग्जांपल ले सकते हो कि आज मिनिमम वे में वो 50 मोबाइल, 50 टीवी, 50, जब शुरुआत की हो सकती है तो हो सकता है 5 से की हो, 10 से की हो। आज मिनिमम लेवल पे 50 मोबाइल, 50 टीवी, 50 एसी, 50 फ्रिज रख रहा है और सीजन टाइम पे हो सकता है उसको 200-250 कर देता हो। मतलब टेम्पररी भी तो टाइम के साथ साथ बढ़ती हुई जाएगी, मिनिमम स्टॉक भी तो आपका बढ़ता हुआ जाएगा और परमानेंट का, और टेम्पररी तो इसके अभाव चल ही रहा है। अब मैं मेरे स्टेटमेंट से वापस पलट रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि पहला वाला डायग्राम भी सही है और दूसरा वाला डायग्राम भी सही है, बस सिचुएशन अलग है कि इन विच सिचुएशन फर्स्ट डायग्राम इज करेक्ट और इन विच सिचुएशन सेकंड डायग्राम इज करेक्ट। बताओ। जब बिजनेस स्टेबल हो, बिल्कुल ठीक है, स्टेबल बिजनेस के केस में ये वाला डायग्राम और ग्रोइंग बिजनेस के केस में ये वाला डायग्राम। क्लियर है क्या? जैसे जैसे बिजनेस ग्रो, आप बोलोगे अब स्टेबल बिजनेस नाम की तो चीज ही नहीं होती। बिल्कुल होती है। ऐसा बिजनेस जो स्टेबल ही ग्रो ही नहीं करना चाहता। बहुत सारे लोग सेटिस्फेक्शन के लिए जीते हैं। बोले आप फील कर पाओगे, कनेक्ट भी कर पाओगे कि आपके जहाँ पे भी आप रहते हो, आपके वहाँ कोई ना कोई समोसा या कचौरी वाला जिसके यहाँ बहुत अच्छी खासी भीड़ पड़ती है, लेकिन ऐसा होता होगा कि उसका फिक्स है कि भैया आज की 200 कचौरी मुझे बेचनी है, चाहे वो 8 बजे खत्म हो जाए, चाहे वो 9 बजे खत्म हो जाए, चाहे वो 10 बजे खत्म हो जाए, ये 200 कचौरी में बेच के घर चला जाऊंगा, दुकान में मंगल कर दूंगा, नहीं कमाना मुझे ज़्यादा, बस ये जैसे ही बिकी मैं चला जाऊंगा। उसके यहाँ भीड़ उसके बाद भी आ रही है, वो ज़्यादा बना सकता है लेकिन नहीं बनाता। समझ पा रहे हो क्या? ऐसा ऐसा आप फील कर पा रहे होंगे, कोई ना कोई तो होगा। गेटिंग माई पॉइंट? श्योर। इंदौर वालों के लिए एग्जांपल बता दो, नागौरी शिकंजी। नागौरी शिकंजी जब सर्राफा का मेन टाइम शुरू होता है शाम को 6-7 बजे के बाद, तब तक नागौरी शिकंजी अपना सारा स्टॉक खत्म करके जा चुका होता है। जो पीक टाइम सर्राफा का आता है, उस पीक टाइम पे तो नागौरी अपने प्रोडक्ट को सेल ही नहीं करता, नहीं कमाना ज़्यादा, जितना बिका और उसका बिक ही जाता। शाम को 5 से 6 बजे के आसपास जाओ, स्टॉक आउट। गेटिंग माई पॉइंट? तो कुछ लोग हैं जो स्टेबल बिजनेस की तरफ है, सेटिस्फेक्शन, नहीं कमाना ज़्यादा, ठीक है। मेजोरिटी बिजनेस यहां आएंगे, मेजोरिटी बिजनेस ग्रोइंग की तरफ होंगे। ऑब्वियसली कुछ बिजनेस ऐसे भी हो सकते हैं, राइट, जो इसका अपोजिट हो जाए। डायग्राम हम बना सकते हैं लेकिन बनाएंगे कभी नहीं, कभी भी हम प्रेडिक्ट नहीं करते हैं यार कि हम डाउनफॉल पे जाएंगे। राइट, डायग्राम उल्टा भी बन सकता है इसका कि परमानेंट पहले ज़्यादा और फिर कम होती हुई जाए। जब हमें प्रेडिक्शन पहले से ही पता है कि परमानेंट हम 50 से शुरू करेंगे और 10 पे जाएंगे, तो भैया क्यों फिर 50 से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? अगर ये तो सब प्रेडिक्शन बेसिस पे बना रहे हैं ना आने वाले टाइम का। श्योर, तो वो वाला डायग्राम हम नहीं बनाएंगे। ये आप नोट डाउन कर लो, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक थ्योरी क्वेश्चन भी है और अंडरस्टैंडिंग पर्पज से भी जरूरी था इसका डिस्कशन कि अकॉर्डिंग टू वैल्यू 2 टाइप के होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। अकॉर्डिंग टू टाइम 2 टाइप के होते हैं, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। को मीन समझना है तो जरूर पूछ लेना।
लिख लिया। बड़े अगले एग्जाम्पल की तरफ। हम नए एग्जाम्पल की तरफ आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कभी नाम सुना है क्या इसका, ऑपरेटिंग साइकिल? नाम सुना है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग साइकिल? बताओ। कि आपका रॉ मटेरियल कन्वर्ट होते 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 फिनिश गुड्स में जाता है? नहीं। और भी कुछ है इसमें? हर बिजनेस की शुरुआत कहां से होती है बताओ? किसी भी बिजनेस की शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहले क्या होता है? रॉ मटेरियल? नहीं, उससे पहले भी। रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो हर बिजनेस की शुरुआत कैश से होती है और अल्टीमेट एंड भी कैश है, क्योंकि अल्टीमेट हम कर क्यों रहे हैं? सब कुछ वापस पैसा कमाने के लिए। तो शुरुआत कैश से होती है और वापस खत्म भी कैश पे ही होता है। यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल का जो मीन है वो क्या है कि हमारा कैश अगेन कैश में जिस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है, हमारा कैश अगेन कैश में जिस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है वो ऑपरेटिंग साइकिल है। और हमारा कैश अगेन कैश में कन्वर्ट होने में जो टाइम लगा रहा है वो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है, जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। दो टाइप के बिजनेस होते हैं मेनली जो गुड्स में डील करते हैं। एक होता है ट्रेडिंग और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग मतलब हम गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं, राइट? कोई मॉडिफिकेशन उसमें नहीं करते हैं, हमने गुड्स खरीदा और बेचा। मैन्युफैक्चरिंग मतलब हमने गुड्स खरीदा, उसको कुछ बनाया और फिर बेचा। मतलब ट्रेडिंग बिजनेस की शुरुआत अगर मैं बात करूं, कैश सबसे पहले कहां मूव होगा? यहां रॉ मटेरियल आएगा क्या? सवाल ही नहीं है। यहां रॉ मटेरियल नहीं आएगा क्योंकि हम कुछ बना ही नहीं रहे। यहां तो वो किसी के लिए रॉ मटेरियल हो सकता है, लेकिन आपके लिए तो वो फिनिश गुड्स है क्योंकि आप डील उसी में कर रहे हो, राइट? तो सीधा सीधा कैश कहां मूव होगा? स्टॉक में। फिर स्टॉक कहां मूव होगा? या तो स्टॉक बेच के सीधा पैसा आ जाएगा, या एक स्टेज के थ्रू और आएगा कि हमने सेल की कौन सी क्रेडिट, तो डेटर्स के थ्रू पैसा आएगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में अगर यही समझे तो कैसे होगा कि हमारा कैश सबसे पहले कहां मूव होगा? रॉ मटेरियल में। फिर कहां मूव होगा? WIP में। फिर कहां मूव होगा? फिनिश गुड्स में। फिर या तो कैश हो जाएगा या एक और प्रोसेस होगी क्रेडिट सेल हम करेंगे तो डेटर्स के थ्रू कैश कन्वर्ट हो जाएगा। श्योर। अगर हमने इस डायग्राम को समझ लिया, इस फ्लो को समझ लिया, तो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग वाला तो कवर हो गया। ट्रेडिंग वाले सारे एलिमेंट है, उसके अलावा एक्स्ट्रा ही है। तो हम मैन्युफैक्चरिंग को समझने की कोशिश करते हैं, उससे सारी चीजें समझ आएगी, ठीक है। मान लो कि आप आपके गोडाउन में 2 महीने का स्टॉक रखते हो, 2 मंथ का स्टॉक रखते हो रॉ मटेरियल, ठीक है। फिर फैक्ट्री में उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए फिर 2 महीने लगते हैं, ठीक है। फिर फिनिश गुड्स के गोडाउन में फिनिश गुड्स 2 महीने तक पड़ा रहता है। डेटर्स को आप 2 महीने की क्रेडिट देते हो। तो बताओ कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना होगा, 2 मंथ्स या 8 मंथ्स? क्योंकि आपका कैश अगेन कैश में जब कन्वर्ट हो रहा है तो कितना टाइम लग रहा है? 8 महीने, 8 मंथ्स। एक बंदा और आया इधर, राइट, जिसको मैं लिख रहा हूं सप्लायर या क्रेडिटर, और इसने भी 2 मंथ की क्रेडिट आपको दे दी। तो अब आप लोग मुझे सोच समझ के बताओ
कि मेरा रिवाइज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या हुआ, 2 मंथ, 8 मंथ या 10 मंथ। टू मंथ, 8 मंथ या 10 मंथ। बताओ। 6। ये तो मेरा ऑप्शन में दिया ही नहीं, मैंने इसीलिए नहीं दिया कि आप लोगों का मैं कॉन्फिडेंस चेक करना चाह रहा था। द करेक्ट आंसर इज 6 मंथ। क्यों 6 मंथ? आप ध्यान से सुनना कि ये 2-2 महीने के पैसे, हम बाद में बात करेंगे उसकी कि पैसे हम लगाने वाले हैं या नहीं लगा। ये समझो आप आपकी पॉकेट से 8 महीने का जो पैसा लगा रहे थे, अब 2 महीने का पैसा आपको लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि सामने वाला उधार दे रहा है आपको, मतलब वो तो फायदा हो रहा है ना आपका। आपका पैसा ब्लॉक होना शुरू ही 2 महीने बाद होगा। जो पैसा फर्स्ट डे से ब्लॉक हो रहा था, अब आपका पैसा 2 महीने बाद ब्लॉक होना शुरू होगा। मतलब टोटल पीरियड 8 महीने का था, उसमें से 2 महीने आपने आपकी पॉकेट से बिना पैसे लगाए भी निकाल लिए। उस 2 महीने के बाद आपका पैसा लगेगा, राइट। तो आपका पैसा जब रियलाइज होगा तो वहां से अब रियलाइज होने में गैप कितना बचा? केवल 6 महीने। समझ पा रहे हो? श्योर। तो यहां से एक हम फॉर्मूला डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि इस रॉ मटेरियल, ये जो 2 महीने रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड को R नाम दूं, इस WIP पीरियड को मैं W नाम दूं, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड को मैं F नाम दूं, इसको मैं डेटर्स कलेक्शन पीरियड को D नाम दूं, इसको मैं C नाम दूं। तो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का फॉर्मूला क्या बना? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का फॉर्मूला क्या बना कि R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। वेयर आपको एग्जाम में जब भी एक कंसेप्ट अलग से नोट डाउन करके लिख देना इंपॉर्टेंट, कि एक तो हमने लिखा स्टेटमेंट के टाइम पे हमने लिखा स्टेटमेंट की हेडिंग लिखना कंपलसरी, अमाउंट इन रुपी निकला कंपलसरी, पर्टिकुलर वो सब लिखना कंपलसरी, डिसीजन है तो डिसीजन देना कंपलसरी। तो यहाँ पे भी एक चीज़ और कंपलसरी है, ये रखना कि जब जब फॉर्मूला आप लिखोगे, जब जब फॉर्मूला आएगा, चाहे यहाँ हो चाहे किसी और चैप्टर में हो, जब जब फॉर्मूला आएगा उसका एक्सप्लेनेशन लिखना कंपलसरी है। अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा, आपके फिर मार्क्स कट सकते हैं। मतलब ये आपने शॉर्ट फॉर्म लिखा ना RWFDC, क्या है ये बताना पड़ेगा। भले एग्जामिनर को पता है, फिर भी आपको बताना पड़ेगा कि वेयर R इज इक्वल टू रॉ मटीरियल स्टोरेज पीरियड, W इज इक्वल टू WIP पीरियड, F इज इक्वल टू फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। आप बोलोगे यहां स्टोरेज वर्ड यूज किया, यहां होल्डिंग वर्ड, इट इज इंटरचेंजेबल। आप चाहो तो फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड लिख सकते हो, आप चाहो तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड लिख सकते हो, बट जनरली रॉ मटेरियल के साथ स्टोरेज यूज हो रहा है और फिनिश गुड्स के साथ होल्डिंग यूज हो रहा है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। आप इंटरचेंज कर सकते हो, कहीं कोई आपत्ति नहीं है, ये दोनों एक ही है। D मतलब डेटर्स कलेक्शन पीरियड और C मतलब क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। श्योर है क्या? कहानी क्लियर है? क्लियर है। अभी इसमें और कुछ बाकी है। अभी ऑपरेटिंग साइकिल हमने पढ़ा है, ऑपरेटिंग साइकिल से वर्किंग कैपिटल का क्या कनेक्शन है वो हमने अभी देखा नहीं है। ये वर्किंग कैपिटल चैप्टर में क्या, हम तो वर्किंग कैपिटल निकालने की बात कर रहे हैं ना, ये थोड़ी वर्किंग कैपिटल निकला, ये तो पीरियड निकल रहा है। इससे हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी। ये आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं कुछ एक्सपेरिमेंट और करके बता रहा हूं इसमें।
हो गया नोट डाउन। वो एक एक्सपेरिमेंट जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है, इसी को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल का वर्किंग कैपिटल से कनेक्शन है क्या। अभी तक ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ा हमने, ठीक है। मान लो कि ये एक पोटली है, इस पोटली के अंदर रुपया है, ये तो इस पोटली का प्रिंट है, इस पोटली का बाहर का प्रिंट है, अलग अलग डॉलर, इसके अंदर रुपया है। अब ध्यान से सुनना, आपने सबसे पहले ये रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है। इस पोटली से कोई पैसा जाएगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि उधार खरीदा, सामने वाला 2 महीने की क्रेडिट देने को तैयार है, ठीक है। 2 महीने बाद क्या हुआ? 2 महीने बाद ये वाला रॉ मटेरियल इधर मूव हो गया, 2 महीने बाद ये रॉ मटेरियल फैक्ट्री में मूव हो गया, रॉ मटेरियल का गोडाउन खाली हो गया। क्या? रॉ मटेरियल का गोडाउन खाली हो गया। सप्लायर से बोला भैया रॉ मटेरियल दो। इसने पहले भी रॉ मटेरियल दिया लेकिन उसका पैसा नहीं लिया, अब दूसरी बार रॉ मटेरियल लेगा लेकिन पहली बार वाले का पैसा लेगा क्या? श्योर। मतलब इस पोटली से अभी मैं रुपी टर्म में नहीं लिख रहा हूं, ऐसा लिख रहा हूं कि 2 मंथ से रिलेटेड पैसा, 2 महीने का जितना भी पैसा हो, 2 मंथ का पैसा चला गया, ठीक है। अब 2 महीने बाद फिर क्या होगा? फैक्ट्री से गुड्स फिनिश गुड्स की तरफ मूव हो जाएगा, फैक्ट्री खाली हो गई। रॉ मटेरियल से फिर फैक्ट्री में इश्यू हो जाएगा, रॉ मटेरियल का गोडाउन फिर खाली हो गया। सप्लायर से फिर रॉ मटेरियल लेंगे, लेकिन इस बार का तो नहीं, लेकिन पिछली बार का 2 महीने का पैसा देना पड़ेगा। क्या मतलब? 2 महीने का पैसा और निकल जाएगा इस पोटली से, ठीक है। फिर अब 2 महीने बाद क्या होगा? फिनिश गुड्स डेटर्स में मूव हो जाएगा, फिनिश गुड्स का गोडाउन खाली, फैक्ट्री से फिनिश गुड्स आ जाएगा, फैक्ट्री खाली तो रॉ मटेरियल फिर इश्यू हो जाएगा, रॉ मटेरियल का गोडाउन फिर खाली, और सप्लायर से फिर रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, पिछली बार वाला पैसा देना। अभी तक बिजनेस में कोई केस जनरेट हुआ क्या? इंदौरी लैंग्वेज में बात करें तो बिजनेस की बोनी हुई क्या? बोनी मतलब समझते हो ना, कि बिजनेस का पहला पैसा जब जनरेट होता है ना उसको बोनी बोलते हैं, राइट, इंदौरी लैंग्वेज। तो अभी तक कोई पहला पैसा जनरेट हुआ क्या बिजनेस का? बोले नहीं, लगता ही जा रहा है, बस जनरेट कुछ नहीं हुआ। तो ये 2 महीने का पैसा और इस पोटली से देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा? 2 महीने बाद पैसा यहां आएगा, फिनिश गुड्स से फिर सेल हो जाएगी, फिनिश गुड्स का गोडाउन खाली हो जाएगा, फैक्ट्री से फिर फिनिश गुड्स में बन के आ जाएगा। 2 महीने बाद फैक्ट्री खाली हो जाएगी, रॉ मटेरियल फिर इश्यू हो जाएगा, रॉ मटेरियल का गोडाउन खाली हो जाएगा, सप्लायर से फिर रॉ मटेरियल हम मंगवाएंगे, लेकिन अब उस पोटली में से पैसा निकालने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि हमारे बिजनेस में ही पैसा है जिसको हम सप्लायर को ट्रांसफर कर सकते हैं। और क्या अब हर 2 महीने बाद ऐसा होगा क्या? मतलब अब रोटेशन बन गया क्या? रोटेशन बन गया। अब बिजनेस को किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, बिजनेस का पैसा खुद बिजनेस जनरेट कर रहा है। क्या? बिल्कुल ठीक है कि बिजनेस का पैसा खुद बिजनेस जनरेट करना स्टार्ट हो गया। मतलब एक तरह से आप मानो कि मान लो एक पाइप है, राइट, उस पाइप को आपने ऐसे राउंड घुमा के मिला लिया आपस में, और उसमें आपको घुमाना है पानी। अब पानी घुमाना है तो एक बार का पानी तो आपकी पॉकेट से डालना पड़ेगा ना, उसके बाद उसका रोटेशन बन जाएगा। कुछ ऐसा ही यहाँ पे हुआ कि कुछ एक बार के साइकिल का पैसा आपको आपकी पोटली में से देना पड़ेगा, और उसके बाद बिजनेस में रोटेशन शुरू हो जाएगा। समझ पा रहे हो? इसका कनेक्शन अभी थोड़ी देर बाद फॉर्मूले में हम करने की कोशिश करेंगे, अभी हमने केवल कंसेप्ट समझा है। श्योर, ठीक है। तो अब हम समझ रहे हैं कि ये RWFDC ना आपके एग्जाम लेवल पे, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम आप दे रहे हो, ये आपके एग्जाम लेवल पे ये RWFDC डायरेक्टली गिवन नहीं होंगे, आपको ये भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे एक फार्मूले के थ्रू। अब समझते हैं कि वो फार्मूला क्या है, तो फार्मूला बनाना सीखते हैं हम, राइट। ये फार्मूला बनेगा कैसे? आपको एग्जाम में अगर भूल गए तो आपको याद आ जाएगा ये फार्मूला बनता कैसे है, ठीक है। हाँ दीपक, अब बताओ आपकी पॉकेट में कितने रुपए? एवरेजली कितने रहते हैं? बताना है, अभी बताना है। एवरेजली आपकी पॉकेट में कितने रुपए होते? 5000। देख लो सब, जब भी पार्टी चाहिए
तो दीपक के पास 5,000। चलो डेली एक्सपेंसेस कितना है, रोज के खर्चे सारे मिला के, खाना, राइट, मोबाइल और भी कोई खर्चे हैं, राइट, सब मिला के रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी कितने खर्चे? 500। देखो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, पॉकेट का एग्जांपल, कि 5,000 रुपए का कैश बैलेंस क्या है, मेंटेन्ड, राइट, एवरेजली 5,000 रुपए आपकी पॉकेट में रहते हैं। और रोज का खर्चा, डेली एक्सपेंसेस कितने बताया आपने? 500। ठीक है, तो आप मुझे सोच समझ के बताओ ना कि आप मुझे इतना बता सकते हो कि आपके पास कितने दिन का कैश मेंटेन रहता है, कितने दिन का? तो आप बोलोगे 10 दिन, 10 डेज। बस मुझे इतना बता दो कि ये 10 डेज आया कैसे, मुझे फॉर्मूला चाहिए। माइंड ने ऑटोमेटिक 10 डेज कैलकुलेट करके दे दिया, मुझे फॉर्मूला चाहिए। सोच समझ के बताओ फॉर्मूला क्या लगा होगा कि 5,000 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 10 डेज। श्योर ऐसे ही आया क्या? तो अब सेम चीज हम आर पे अप्लाई करके सोचते हैं कि आप कितने दिन का, जैसे यहां था कितने दिन का कैश मेंटेन करके रखे हो, यहां पे बताता हूं आप कितने दिन का रॉ मटेरियल होल्ड करके रखे हो, कितने दिन का रॉ मटेरियल आपने होल्ड किया हुआ है। तो यहां आपने न्यूमरेटर में क्या रखा था? 5,000। क्या था ये? एवरेज कैश बैलेंस। तो सेम चीज यहां पे आपको लिखनी है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उस केस वाले एग्जांपल को रॉ मटेरियल के एंगल से कन्वर्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाय आपने ये 500 जो किया था, क्या था? डेली एक्सपेंसेस। इसको डेली एक्सपेंसेस को मैं डेली कंजम्पशन भी बोल दूं तो चलेगा कि डेली इतना पैसा कंज्यूम होता हुआ जा रहा है। सेम चीज यहां पे कर दो, डेली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं? रॉ मटेरियल। कैश की बात थी तो कैश लिखा, रॉ मटेरियल की बात है रॉ मटेरियल लिखेंगे। क्या इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा और मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकता हूं क्या? आप मुझे परमिशन देना बस, कि एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 360। अब हमें डेली कंजम्पशन चाहिए तो कैसे निकलेगा? पूरे साल के कंजम्पशन को हम डिवाइड बाय 360 कर देंगे क्या? चलो ठीक है, इस फॉर्मूले को आप और मुझे बताना कि क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन मल्टीप्लाई 360। मतलब डिवाइड के डिवाइड में अगर कुछ होगा तो उसको मल्टीप्लाई में भी ले जा सकता हूं क्या? ये किसका फॉर्मूला बन गया? रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड का फॉर्मूला। लेकिन इससे रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड जो है वो किस में आएगा? डेज में। नहीं, मुझे मतलब मंथ में चाहिए। मंथ में चाहिए तो मैं 360 की जगह क्या लिख दूंगा? 12। मुझे वीक में चाहिए तो मैं 52 लिख दूंगा। क्या फॉर्मूला बन गया क्या? श्योर। तो अगला फॉर्मूला एक और मैं बता रहा हूं, उसके बाद बचे हुए फॉर्मूले आप लोगों को बनाने हैं। अगला फॉर्मूला मैं बना रहा हूं क्या? WIP पीरियड। WIP पीरियड जब बनाओगे, अब इस फॉर्मूले को बेस बना लो। इस फॉर्मूले में जो आया उसकी जगह WIP वाले एलिमेंट लिख दो। कैसे? यहां पे आ जाएगा, एक टफ चीज मैं बता देता हूं आप लोगों को, आसान चीज आप बताओ। यहां पे एवरेज स्टॉक ऑफ WIP आएगा। डिवाइड में क्या आएगा? क्योंकि रॉ मटेरियल कंजम्पशन ओके, पर WIP का तो कोई कंजम्पशन होता ही नहीं ना। ऐसा थोड़ी हम WIP खरीदते हैं और फिर कंज्यूम करते हैं। WIP तो हमारे बिजनेस में बनता है। तो यहां क्या करें? तो यहां आपको बस बताता हूं कि आपने एग्जीक्यूटिव में जब कॉस्ट शीट पढ़ी तो WIP का कैलकुलेशन किस पे होता है ये पढ़ा क्या? WIP का कैलकुलेशन किस अमाउंट पे होता है? कॉस्ट शीट में अलग अलग हेड आता है ना, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सब कुछ। तो WIP का वैल्यूएशन किस पे था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। तो यहां क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे, एक दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि हमें तो एक दिन का ही चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हम कितने दिन का मेंटेन करके रखे हुए। समझ पा रहे हो? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे को मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूं कि डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई 360। लेकिन मुझे अगर मंथ में चाहिए तो 12 और 52।
श्योर, समझ आ रही है क्या बात? तो ये WIP पीरियड का फॉर्मूला बन गया। तो वैसे ही आप मुझे फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला बता रहे हो, डेटर्स कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला बता रहे हो, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला बता रहे हो। सेम लाइन पे चल के आप बना रहे हो, मैं केवल चेक करूंगा बस। दो मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, आपको ये बना के अभी बताना है। बनाया, चेक करना बस आप लोगों ने। फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन किस पे होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। तो यहां पे न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, राइट, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मल्टीप्लाई 12 360 52। आपको किस में निकालना है ये हम देख रहे हैं, क्लियर है? वैसे ही डेटास कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला बताओ। बनाओ। एवरेज डेटर्स। अब बस ईमानदारी से बताना, किसी ने ऐसा तो नहीं कर दिया एवरेज स्टॉक ऑफ डेटर्स लिख दिया, एवरेज स्टॉक ऑफ डेटर्स? क्योंकि आदत पड़ गई ना, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, तो जल्दबाजी में हमने लिख दिया एवरेज स्टॉक ऑफ डेटर्स। बल्कि एवरेज स्टॉक ऑफ डेटर्स नाम की कोई चीज नहीं होती, एवरेज डेटर्स होगा, राइट, डिवाइडेड बाय डेटर्स का वैल्यूएशन किस पे होता है? क्रेडिट सेल पे। पढ़ के आ चुके हैं हम ये फॉर्मूला, हमने डेटर्स मैनेजमेंट में भी देख लिया। देखो अब वो फॉर्मूला बन गया जिसका लॉजिक आज को आपको आज समझ आ रहा है, ठीक है क्या? फिर अगला फॉर्मूला क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड का, सेम फॉर्मेट में, एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई 12 360 52। क्लियर है क्या कहानी? तो इससे क्या आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अभी भी वर्किंग कैपिटल नहीं आया, अभी तो केवल एक स्टेप हम आगे बढ़े। वर्किंग कैपिटल क्या है वो अगले फॉर्मूलेज में थोड़ी सी क्लियर होना चालू होगी। अभी हमने केवल पीरियड निकाला है, बल्कि हमें तो वर्किंग कैपिटल निकालनी है, ठीक है? लिख लिया फॉर्मूला। अगला मैं फॉर्मूला आपसे पूछ रहा हूं, उससे पहले एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब मुझे बताओ, आप में से बाइक राइडिंग का शौक किन किन को है? बाइक राइडिंग का आपको 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 ठीक है, बाइक राइडिंग का शौक। मान लो कि आप लोग जिन जिन अभी हाथ खड़ा किया, आप लोग सब बाइक लेके अपना एक ग्रुप बनाया
और बाइक लेके इंडिया टूर पे निकल गए कि बाइक पे घूमेंगे इंडिया टूर। बोला ठीक है। अब क्या हुआ, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना कि मान लो एक राउंड लगाने में, इंडिया का पूरा एक राउंड लगाने में आप लोगों को लगे 3 महीने, 3 मंथ। तो पूरे साल में, मान लो पूरे साल ही घूमोगे आप, तो पूरे साल में ऐसे कितने राउंड लगा लोगे आप? एक राउंड लगाने में लगा 3 मंथ, तो पूरे साल में कितने राउंड लगा लोगे? 4। किसे आया ये 4? ये 4 आया किसे? फॉर्मूला बताओ। तो माइंड में जब क्लिक करोगे, ये 4 ऑटोमेटिक माइंड ने दिया आगे, जब क्लिक करोगे उस 4 पे तो पता चलेगा कि माइंड ने किया 12 को डिवाइडेड बाय 3 से, तो 4 राउंड आ गए, राइट। यानी कि सेम चीज में यहां पे पूछूं आपसे, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर, एक साल में कितनी नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल होगी, राइट। तो ये कैसे आएगा? मान लो एक ऑपरेटिंग साइकिल को घूमने में लग रहे हैं 6 महीने, तो साल में कितनी ऑपरेटिंग साइकिल घूमेगी? ऐसे 2। 3 महीने लग रहे हैं तो कितनी घूमेगी? 4। सेम बाइक वाले एग्जांपल से यहां कनेक्ट करने की कोशिश करो। तो मैं 12 को अगर डिवाइड कर दूं किससे? एक राउंड में लगने वाले टाइम से। 12 क्यों लिया? क्योंकि पूरे साल में 12 मंथ होते हैं। तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको 12 को, तो क्या मेरा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर आ जाएगा क्या? लेकिन अगर मान लो मैं आप ही के एग्जांपल में 3 महीने की बजाय ऐसा बोलता कि एक राउंड लगाने में 90 दिन लगते, तो उस केस में आप 12 से तो डिवाइड नहीं करते, उस केस में आप किससे डिवाइड करते? 360 से। मतलब अगर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड डेज में है तो 360 से डिवाइड करोगे, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड वीक में है तो 52 से डिवाइड करोगे। श्योर 100%। 360 या 365, 360 लेंगे तो नोट डालना पड़ेगा क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी राउंडेड ऑफ में आती है बस, वरना क्वेश्चन जो बोले वो करना है आप लोगों को। तो ये आपका एक फॉर्मूला और बन गया, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर। साइड में लिख देना कि एग्जांपल हमने कौन सा लिया, बाइक वाला, जिसमें इंडिया टूर किया। तो आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ यार ऐसा कुछ था, जिससे फॉर्मूला भूल गए तो वापस बना पाओगे। नंबर 3, उसी बाइक वाले एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। मान लो कि आपने पूरे राउंड में जितने भी आपने राउंड लगाए, पूरे टाइम पे आपने डिजिटल इंडिया को फॉलो किया। लेट्स से कि आपका कैंपेन ही वही था कि आप पूरे इंडिया में डिजिटल इंडिया को स्प्रेड करो, राइट। तो आपने पूरे डिजिटल इंडिया, जहां 1 रुपया भी आपने कैश पेमेंट नहीं किया, जहां जहां किया वहां सब जगह आपने ऑनलाइन पेमेंट ही किए, चाहे किसी भी मोड से किया हो, ठीक है। तो आपने डिजिटल इंडिया फॉलो किया, चलो ठीक है। उसके आगे और मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मान लो 1 जनवरी को आप राइड पे निकले थे और 31 दिसंबर को आप राइड से वापस आए। इस बीच में जितने राउंड लगे उतने राउंड आप खर्चा ऑनलाइन ही करते हुए जा रहे थे। मान लो 1 जनवरी को आपका बैलेंस था 10 लाख और 31 दिसंबर को आपका बैलेंस था 2 लाख। तो कितना खर्चा हो गया आपका पूरे साल में? कभी कम हुआ होगा, कभी ज्यादा हुआ होगा, एवरेजली हम निकालेंगे बाद में, बट हर राउंड का हम नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम निकाल रहे हैं पूरे साल का। पूरे साल में कितना खर्चा हुआ ये बताओ, कितना खर्चा हुआ होगा? 8 लाख। 10 लाख ओपनिंग बैलेंस था, 2 लाख क्लोजिंग बैलेंस था, मतलब डिफरेंस 8 लाख का हमारा पूरे साल में खर्च हुआ। और पूरे साल में राउंड कितने किए आपने? बोले 4। तो एक राउंड का एवरेजली खर्चा कितना हुआ होगा? कम ज्यादा, किसी में कम किसी में ज्यादा, एवरेजली एक राउंड का खर्चा कितना हुआ होगा? 2 लाख। कैसे निकाला? 8 लाख को डिवाइड बाय हमने 4 लाख, पूरे साल के खर्चे को डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल से डिवाइड कर दिया। श्योर, समझ पा रहे हो? तो अगर मैं सेम चीज यहां पे भी पूछूं कि एक राउंड का आप पैसा निकाल के मुझे बता दो, एक राउंड का, तो कैसे निकालोगे? पूरे साल का टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ए
ईयर। तो एक राउंड का पैसा आ जाएगा क्या, कि पूरे साल में इतने पैसे लगे और इतनी राउंड घूमे, एक राउंड का पैसा इससे आ गया। और एक राउंड के पैसे को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। याद करो वो पोटली में से हमने क्या एक साइकिल का पैसा ही निकाला था क्या? वो पोटली वाला एग्जांपल लिया था हमने अभी, उसमें केवल एक साइकिल का पैसा, क्योंकि उसके बाद बिजनेस को जरूरत ही नहीं रही, उसके बाद बिजनेस का रोटेशन हो गया। तो हमें वही तो चाहिए कि हमें बिजनेस करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटी के लिए कितने पैसे हमें हमारी पॉकेट से लगाने हैं या बैंक से लोन लेना है। तो समझ आएगा कि एक साइकिल का पैसा आप आपकी पॉकेट से लगा लो या बैंक से लोन ले लो, क्योंकि उसके बाद इस बिजनेस को जरूरत नहीं है। क्लियर हो रही है क्या बात? 100%। राइट, यहां पे आप लिख सकते हो वही एग्जांपल बाइक वाला, इंडिया टूर वाला, इंडिया टूर एक्सपेंसेस कैलकुलेशन। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो अब जाके हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तक पहुंचे हैं। अब ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तब तक नहीं आएगा जब तक कि नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ना आए। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल तब तक नहीं आएगा जब तक पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ना आए, और पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल तब तक नहीं आएगा जब तक RWFD और C ना आए। इट मीन्स हमें कहानी तो शुरू यहीं से करनी होगी, RWFDC निकालना पड़ेगा। राइट, देन उसके बाद ये सारे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, देन उसके बाद ये फॉर्मूला लगेगा, देन उसके बाद ये फॉर्मूला लगेगा। श्योर? तो आप ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हो। राइट, RWFDC और ये फॉर्मूले सारे। इस मेथड का नाम आप लिख सकते हो सबसे ऊपर टॉप पे, राइट, कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जिनका ये नोट डाउन हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करना शुरू कर दो अगर जिनका नोट डाउन हो गया है। 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे।
यस, हुआ क्या कुछ? यस, क्वेश्चन नंबर 1 का मुझे RWF D और C बता रहे हो आप लोग। RWFDC, R कितना आया? 30 डेज। W 21.6 डेज, जिसको इक्वलेंट टू कर सकता हूँ मैं 22 डेज। ये किसी का नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कि वो जो लैंग्वेज है, हो सकता है आप वहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। वो लैंग्वेज क्या है कि WIP इन्वेंट्री जो है वो 5 लाख है और एवरेज WIP इन्वेंट्री 30,000 है। अब एक अमाउंट ज़्यादा है, एक अमाउंट कम है। एवरेज WIP इन्वेंट्री का मतलब है इतना तो हम एवरेजली मेंटेन करके रखते हैं। फिर वो ऊपर वाला WIP इन्वेंट्री क्या है, वो शायद पूरे साल का रहा होगा, और पूरे साल का रहा है मतलब पूरे साल पे WIP 5 लाख रहा। आप मुझे बता सकते हो WIP का वैल्यूएशन किस पे होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। तो कहना है से कि ये पूरे साल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। पूरे साल का WIP अगर इतना है तो पूरे साल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना रहा होगा। इन सिंपल वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब 30,000, इसको जो 21.6 को जो आपको निकालना था वो निकालना था 30,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई 360। तो वैसे ही सेम लैंग्वेज आपकी फिनिश गुड्स में भी है। फिनिश गुड्स का कितना आ रहा है पीरियड? 18 डेज। ऐसा कोई जिसका W और C नहीं आ रहा हो, बोले यार इसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दिख रही कहीं, क्यों निकाल रहे हो भैया ये? पहले बताओ क्यों निकाल रहे हो? इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है तो चाहिए क्या आपको इसकी इंफॉर्मेशन? बोले W और RWFDC सब चाहिए, तब जाके ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकलेगा। बिल्कुल बराबर बोल रहे हो, D और C आएंगे तभी निकलेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन क्यों ले रहे हो आप जब ये डायरेक्टली गिवन है? आप निकालोगे अल्टीमेटली DCP, डेटास कलेक्शन पीरियड और क्रेडिटर्स पेमेंट। मेजोरिटी ने, एक आध दो ने गलती की है, बाकी मेजोरिटी ने समझ लिया ये सीधा सीधा गिवन है 45 डेज और 30 डेज। अब आपको क्या करना है, सबको जोड़ना है और इसको माइनस करना है। बताओ कितना है? $85 डेज, राइट। इसको मैंने 22 ले लिया है, राउंडेड ऑफ कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये तो अभी फर्स्ट आंसर हुआ। 1 2 पूछा है क्या आपसे? दूसरा क्या पूछा है? ये सही है तो दूसरा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल किस आएगा? ये नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कि 360 डिवाइडेड बाय 85, तो कितना आ गया? 4.24 ये नंबर्स आ गया। इसको 4 मत लिखना, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट एटलीस्ट आपको लिखना है। 4.235 आ रहा है, 4.24 लिख दिया हमने इसको। तीसरा पार्ट इन्होंने पूछा ही नहीं, पूछा होता तो जवाब देते हैं। और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आपको गिवन नहीं है, राइट। तीसरे पार्ट के लिए तो वो भी चाहिए ना, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय 4.24 करते हैं हम, बट यहाँ पे तीसरा पार्ट आपसे नहीं पूछा है। क्लियर है क्या कहानी? 100%। अब समटाइम्स एग्जाम में क्या होगा, थोड़ा और दिक्कत वाली बात होगी। यहां तो चलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको दे दिया है। अभी एग्जाम में क्या होगा कि ये भी गिवन नहीं होगा। तो भैया ये भी गिवन नहीं होगा तो फिर कैसे निकालेंगे हम? तो ये आपको बनानी पड़ेगी कॉस्ट शीट। पढ़ी है क्या एग्जीक्यूटिव में? पढ़ी है? बीकॉम में भी पढ़ी होगी। राइट, आज एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कॉस्ट शीट को। चलो बनाते हैं हम कॉस्ट शीट।
होना है। चलो, कॉस्ट शीट की शुरुआत कहाँ से होती है? कॉस्ट शीट की शुरुआत कहाँ से होती है? रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम से होती है। लेकिन उस कंज्यूम को निकालने के लिए भी अगर और आगे हम जाएं तो क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल कंजम्पशन, राइट। फिर इसके बाद ऐड होगा क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर और क्या ऐड होगा? डायरेक्ट वेजेस। जनरली ऐसा होता है कि हम वेजेस ऊपर लिख लेते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाद में लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। अल्टीमेटली इन तीनों को जोड़ के जो आता है उसको हम क्या नाम देते हैं? प्राइम कॉस्ट, ठीक है। फिर और क्या ऐड होता है इसमें? फिर ऐड होता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो जाओ। देखो अब यार, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, वेजेस लगा, फिर ये रॉ मटेरियल कहाँ मूव होता है? फैक्ट्री में। तो अब फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस आ जाएंगे, राइट। कि ऐड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, किसी भी नाम से आ सकता है। यहाँ पे एक स्टॉक और होता है, एक स्टॉक का एडजस्टमेंट और होगा, और यहाँ WIP होता है क्या? तो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये एडजस्टमेंट यहाँ हो जाएगा। तो क्या आएगा इसके बाद? इसका नाम जो है, सबसे फेमस नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको वर्क्स कॉस्ट भी बोल सकते हो, इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हो, राइट। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें आप ऐड करोगे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। अब आप बोलोगे यार ये तो एक ही बात दिख रही है, लैंग्वेज अलग यूज कर ली बस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। चलो इसमें डिफरेंस निकालने की, डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये आपकी फैक्ट्री है, ये धुआं निकल रहा है, मेरी राइटिंग के साथ साथ मेरी ड्राइंग भी खराबी है, समझने की कोशिश करो बस। ये फैक्ट्री है आपकी, इस फैक्ट्री में जो प्रोसेस हो रही है, इस फैक्ट्री में जो प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस की कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। और उस प्रोसेस से जो गुड्स बन के निकल रहा है उसकी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड है। फिर आप बोलोगे यार बात तो एक ही है, ध्यान से समझना बस दोनों में डिफरेंस क्या है। कि इस प्रोसेस की कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और इस प्रोसेस से जो गुड्स बन के निकला वो क्या तुरंत बिक गया? क्या वो एक गोडाउन में पड़ा रहा? उसको गोडाउन में पड़ा रहा और उस गोडाउन में पड़े पड़े कोई एक्सपेंसेस लगे उसके ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन वाले लगे? क्या वो फैक्ट्री का पार्ट है? क्या वो गुड्स बनाने का पार्ट था? नहीं, गुड्स तो बन चुका है, समझ पा रहे हो? वो गुड्स बनाने का पार्ट नहीं था। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब उस गुड्स की कीमत डेली, कॉस्ट समझ लो आप, कॉस्ट डेली क्या हो जा रही है? बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि जब तक वो नहीं बिकेगा तब तक उसके ऊपर एक्सपेंसेस लगते हुए जाएंगे, लेकिन वो एक्सपेंसेस उस फैक्ट्री का पार्ट तो नहीं था। अब ध्यान से नाम से ही देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन की कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस मतलब उस प्रोडक्शन प्रोसेस से जो गुड्स निकला उसकी कॉस्ट। इन दोनों में फर्क ऑब्वियसली क्या है कि उस पर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लगती हुई जा रही है। समझ पा रहे हो? ठीक है। अगर मैं इसमें ऐड करूं, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स,
तो क्या आएगा, क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं, यह आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल। देखो आप ध्यान से देखो तो लॉजिकली क्लिक होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस मतलब इस साल जो बना वो, प्लस हमने पुराना भी जोड़ दिया तो टोटल गुड्स अवेलेबल आ गया ना, इस साल का प्लस पुराना वाला। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से अगर मैं लेस कर दूं माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो क्या आएगा, बोलो। अब जो अब तक बोल रहे थे हर जगह बोला आपने, यहां नहीं बोल रहे हो। COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आप देखो कि जितना अवेलेबल था, अवेलेबल में से कुछ बच गया, मतलब बचा हुआ हमने क्या कर लिया होगा, बेच दिया होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो गुड्स बिक चुका है उसकी कॉस्ट। श्योर। अगर इसमें ऐड कर दूं मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसको आप टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हो। ये फाइनल हो गया। फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीशन मैं यहां पे प्रॉफिट मार्जिन जोड़ रहा हूं, हालांकि बाद में जाके पता चलेगा कि हमारे इस चैप्टर में इस प्रॉफिट मार्जिन का कोई रोल नहीं है, बस मैं कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को कंप्लीट करने के लिए जोड़ रहा हूं। ऐसा समझ लो कि प्रॉफिट इसमें जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, सेल्स। ठीक है, ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से बनाया है। आपने कॉस्टिंग में जो पढ़ा हो सकता है कि थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस हो, कि एडमिनिस्ट्रेशन को आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही पार्ट मान लिया। वहां की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ की बात कर रहे हैं कि यहाँ ये सारे मैंने कैश कॉस्ट बेसिस पे बनाया है। बोले कि कैश कॉस्ट बेसिस क्या होता है, इसमें से नॉन कैश आइटम में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। बोले ये क्या हो गया, आप मुझे सोच के बताओ कि क्या आपने जब कॉस्ट शीट या अकाउंट्स, कॉस्टिंग या अकाउंट्स में जो वर्किंग कैपिटल तो वहां नहीं पढ़ा होगा आपने, कॉस्ट शीट जरूर बनाया होगा। तो कॉस्टिंग या अकाउंट्स में जो कॉस्ट शीट बनाया उसमें आपने डेप्रीशिएशन को इंक्लूड किया कि नहीं किया, सोच समझ के बताना। आपने वहां डेप्रीशिएशन को इंक्लूड किया। अगर प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीशिएशन था तो उसको आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में माना होगा, और अगर ऑफिस इक्विपमेंट का था तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट आपने माना होगा। डेप्रीशिएशन वहां जोड़ा क्योंकि वहां टारगेट क्या था, अकाउंट्स का टारगेट रिकॉर्डिंग था, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना था ट्रू एंड फेयर व्यू के हिसाब से, और कॉस्टिंग का टारगेट था एक प्रोडक्ट की प्राइस निकालना। और प्रोडक्ट की प्राइस में अगर आपने डेप्रीशिएशन शामिल नहीं किया तो बाद में जाके पता चलेगा एक दिन कि यार हमारा नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि आप जब वसूल करते गए उसमें डेप्रीशिएशन वसूल किया नहीं, और एक दिन मशीनरी का खर्चा एक साथ आ गया। समझ पा रहे हो क्या? तो डेप्रीशिएशन आपको वसूल करना होगा। वहां टारगेट अलग थे, अकाउंट्स का टारगेट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना था, कॉस्टिंग का टारगेट प्रोडक्ट की प्राइस निकालना था। लेकिन यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा टारगेट ये नहीं है। हमारा टारगेट क्या है कि हमें हमारे बिजनेस में फॉर डे टू डे एक्टिविटी कितना पैसा हमारी पॉकेट से या बैंक से लोन लेके लगाना है। फॉर डे टू डे एक्टिविटी कितना पैसा लगाना है। और आप सोचो कि पैसा लगाने में नॉन कैश आइटम तो आएगा ही नहीं ना। डेप्रीशिएशन के नाम पे कभी आपने कोई पैसा लगाया क्या? मशीनरी खरीदी वो बात अलग है, डेप्रीशिएशन का पैसे की बात कर रहा हूँ। मशीनरी खरीदी जब पैसा लगाया, मैं बोल रहा हूँ डेप्रीशिएशन लगा उसके ऊपर 1 लाख रुपए का। क्या 1 लाख रुपए आपकी पॉकेट से गए क्या? क्या कभी किसी शॉप पे जाके आपने ये बोला कि 1 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन दे दो? समझ पा रहे? नॉन कैश है ना वो, केवल चार्ज कर रहे हो आप खर्चा नहीं हो रहा आपकी पॉकेट से। समझ पा रहे हो क्या? कि इधर मशीनरी की वैल्यू गिरती हुई जा रही तो इधर आपका बैंक बैलेंस गिर रहा है क्या? नहीं, तो नॉन कैश है। तो क्या डेप्रीशिएशन का पैसा हम हमारी पॉकेट से लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे, नॉन कैश है। हमारा टारगेट यहाँ पे जो है वो यहाँ पे यही है कि हमें हमारी पॉकेट से फॉर डे टू डे एक्टिविटी कितना पैसा
लगाना है। समझ पा रहे हो? श्योर, इसलिए हम नॉन कैश आइटम्स को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लो। होमवर्क के नाम पे अभी आपके पास कुछ नहीं है, राइट। है कुछ क्वेश्चन लिख दे सकता हूँ मैं होमवर्क, लेकिन दूंगा नहीं, राइट। कि जब तक एक मेथड हम और पढ़ेंगे कल, कंपोनेंट मेथड क्या होती है वो भी कल समझेंगे, राइट। जब तक वो नहीं आएगी, बीच में कंफ्यूजन नहीं आएगा, राइट, तब तक ये ऑपरेटिंग साइकिल के क्वेश्चन मैंने पढ़ाया और ऑपरेटिंग साइकिल के क्वेश्चन मैंने दे दिए, तो कंफर्ट जोन हो गया ना। अभी तो आपको समझ आ जाएगा सब कुछ, जब एग्जाम में आप जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार यहाँ कौन सा बोला, तो क्यों ना वो कंफ्यूजन हम आज यहीं ले लें, राइट। कि यहाँ पे हम दूसरी मेथड पढ़ेंगे और फिर पहली मेथड के होमवर्क दे देंगे, तो आपको पता भी नहीं लगेगा यार मैंने होमवर्क जो दिया वो किसका दिया, आपको कौन से फॉर्मूले लगाने हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं यार कंफर्ट जोन में। हम ये समझो कि हमारा बैच जो है वो कभी भी हम कंफर्ट जोन में जाने की नहीं सोचेंगे यार। हम यही सोचेंगे यार कि आज अनकंफर्ट हो जाते हैं, एग्जाम में हमें कंफर्ट जोन चाहिए, राइट। जो सिचुएशन हम एग्जाम में सीधी जाके फेस करते हैं, बोले एक कंसेप्ट पढ़ा उसके सारे क्वेश्चन कर लिए, फिर दूसरा पढ़ा उसके सारे क्वेश्चन कर लिए, तो यहाँ तो क्लास में तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में जाओगे तो वहाँ वो थोड़ी बोलेगा कि ये वाले कंसेप्ट का क्वेश्चन है। तो क्यों ना वो कंफ्यूजन हम यहाँ क्रिएट करें कि कंसेप्ट पढ़ते हुए जाएं, उसके एक एक क्वेश्चन करें, लेकिन बाद में जाके मिक्सअप हो जाए और आपको सोचना पड़े कि कौन से कंसेप्ट का ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो आप यहाँ सोचोगे, यहाँ डाउट आएगा, यहाँ डाउट आएगा तो आप पूछोगे, राइट। तो एग्जाम में आपको बड़ी क्लियरिटी के साथ क्वेश्चन समझ आएगा। ठीक है, ठीक है। फिर तो आज का लेक्चर हम यहीं रोक रहे हैं, कल हम कंटिन्यू करते हैं इसी में कुछ नए मेथड, नए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ। थैंक यू।